सदा प्यार दिल से निकलता नहीं, वफाओं का मौसम बदलता नहीं। वफा हमने की है, वफा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम आप लोग को बताने वाले हैं 3D का टोटल कॉन्सेप्ट, ठीक है, यानी फार्मूला। 3D का टोटल फार्मूला बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया, ठीक है, तो जहां से भी सवाल आपसे पूछा जाएगा आप उस सवाल को आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो सवाल 1 अंक का हो या सवाल 2 अंक का हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया था कि सर 3D को एकदम अच्छा से क्लियर कर दीजिए, तो हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आ गए हैं आज आप लोग के लिए, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत हम यहीं से शुरू करते हैं कि सबसे पहले द्विक अनुपात और द्विक कोज्या क्या है, ठीक है। द्विक अनुपात और द्विक कोज्या क्या है, इसको क्लियर कर लेते हैं। समझिएगा कि यदि मान लिया जाए, देखिएगा यहां से, यदि हम ये देखते हैं कि आपका एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये 3 अक्ष होता है इसमें, ठीक ना, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट में पढ़ाने का प्रयास करेंगे लेकिन आपके दिमाग तक पहुंचाएंगे। एक्स, वाई, जेड। यदि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के धनात्मक दिशा में चलकर, यदि यहां से देखिएगा, ये धनात्मक दिशा इधर ना हुआ, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, तो उल्टा ऐसे देखिएगा, ऐसे। यहां मान लीजिए कि कॉस अल्फा बन रहा है, यहां पर मान लीजिए कि आपका कॉस बीटा हो गया, कॉस बीटा, और ये हो गया आपका कॉस गामा, ठीक है, कॉस गामा। तो यदि कोई भी रेखा, ठीक ना, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाता है, तो वह जो है आपका क्या कहलाता है, उस रेखा का द्विक कोज्या। क्या कहलाता है? द्विक कोज्या। मान लिया जाए कि यहां पर एक पॉइंट P है, तो यहां O से जो है ये P की बात हम कर लेते हैं, पॉइंट P की बात कर लेते हैं, जिसका निर्देशांक XYZ है, ठीक है। तो यदि यह P जो है, यहां से देखिए, एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, वाई अक्ष के साथ यदि बीटा कोण बना रहा है, और जेड अक्ष के साथ यदि गामा कोण बना रहा है, तो जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का मान होगा, यह कहलाएगा इस ओपी रेखा की द्विक कोज्या। क्या कहलाएगा? द्विक कोज्या, ठीक है साथियों। आसानी से समझ में आ गया होगा सभी लोगों को कि द्विक कोज्या क्या है। अब समझिएगा, द्विक कोज्या आपका आसानी समझ में आ गया, ये हो गया इसका द्विक कोज्या। और यहां पर जब आपको कोई पॉइंट ऐसा दे दिया गया हो, जैसे मान लीजिए कि P का नियामक आपको कुछ दिया गया है, यहां पर XYZ ही समझ लीजिए, XYZ या फिर ABC, कुछ भी ABC जैसे मान लीजिए, कुछ भी ऐसा, ठीक है। और आपको कह दे कि उस पॉइंट का द्विक कोज्या निकालना है, तो आपको निकालना होगा कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा को L भी कहते हैं। फिर आपको निकालना होगा कॉस बीटा को M कहते हैं। फिर आपको निकालना होगा कॉस गामा को N कहते हैं, ठीक है, N भी कह सकते हैं आप। तो यहां पर देख लीजिएगा, कॉस अल्फा बराबर होता है x बट्टा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर देखिएगा y बट्टा में होगा, यानी बीटा कोण जहां पर बन रहा है वाई एक्स के साथ ना, तो ये हो जाएगा y बट्टा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और फिर यहां हो जाएगा z बट्टा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यदि मान लिया जाए कि आप इस पॉइंट को XYZ ना मानकर ABC मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? a बट्टा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b बट्टा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और c बट्टा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
अब एक चीज और देखिएगा, यदि आपको यहां पर ये बिंदु का मान दिया गया है, बिंदु का मान, और आपको कहे कि ओपी का मान निकालना है, ओपी, देखिएगा ओपी का मान निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, ये अब बिंदु का मान दिया हुआ है और ओपी वेक्टर आपको कह दे निकालने के लिए, तो जो पॉइंट वहां पर है, जो निर्देशांक है, उसमें केवल आपको एक्स के साथ आई, वाई के साथ जे और जेड के साथ के लगा देना है। तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ठीक है, जेड के कैप। तो इस तरीके से आपका ओपी वेक्टर निकल चुका है। चलिए, अब इसी तरीके से यदि आपको कह दे कि ओपी वेक्टर का द्विक कोज्या क्या होगा, तो उसके लिए आपको यही काम करना है, सेम टू सेम जो काम आप यहां देख रहे हैं, ठीक ना, जो काम आप देख रहे हैं यही आपको निकालना पड़ेगा। तो द्विक कोज्या आसानी से समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। यहां पर यदि हम एक्स वाई जेड को द्विक अनुपात कह दें, ये एक्स वाई जेड इसका द्विक अनुपात भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन समझिएगा कि यदि आपको अभी ये एक्स वाई जेड को आप द्विक अनुपात कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि दो बिंदु आपको ऐसा दे दिया जाए, ध्यान दीजिएगा इधर देखिए, यदि आपको दो बिंदु ऐसा दे दिया जाए P और Q, जिसमें P का नियामक x1 y1 z1 और Q का नियामक x2 y2 z2 हो, और आपको कहा जाए कि इसका द्विक अनुपात निकालना है, द्विक अनुपात भी निकालना है और द्विक कोज्या भी निकालना है, समझिएगा ठीक से, द्विक अनुपात भी निकालना है और द्विक कोज्या भी निकालना है और PQ का मान भी निकालना है, PQ वेक्टर का मान निकालना है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम PQ वेक्टर की बात कर लेते हैं। ये बिंदु है आपका, ये दो बिंदु है आपका, जब दो बिंदु दिया गया हो और आपको कह दे कि PQ वेक्टर का मान निकालिए या QP वेक्टर का मान निकालिए, कुछ भी, ठीक ना, तो बिंदु से पहले सदिश में कैसे जाएंगे, यहां आपको नामकरण चेक करना पड़ेगा। Q और P है, तो Q वाला में से P वाला को घटाइएगा, x2 में से x1 घट गया, तो हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, चूंकि सदिश है इसलिए i कैप, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा j कैप, प्लस z2 माइनस z1, देखिएगा यहां पर z2 माइनस z1 k कैप। ये तो मान निकल गया आपका PQ वेक्टर का। यदि आपको कहे कि PQ वेक्टर का द्विक अनुपात, तो ये जो मान आपका निकल के आया है ये द्विक अनुपात कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, द्विक अनुपात कहलाएगा। तो इसका द्विक अनुपात हो जाएगा x2 माइनस x1, फिर हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 और फिर हो जाएगा आपका z2 माइनस z1, ठीक है, z2 माइनस z1। यदि कह दे PQ की द्विक कोज्या, सुनिए इधर, द्विक कोज्या क्या होगा, बस ये जो द्विक अनुपात निकला है ना, इसके बटा में आपको कर देना है PQ का मैग्नीट्यूड, यानी इसका परिमाण, तो हो जाएगा आपका देखिए x2 माइनस x1 बटा में PQ वेक्टर का परिमाण, ठीक है, PQ वेक्टर का परिमाण, और इसके बाद हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 बट्टा में PQ वेक्टर का परिमाण, ठीक है, या आपका हो जाएगा z2 बट्टा माइनस z1 बट्टा में PQ वेक्टर का परिमाण, ठीक है, PQ वेक्टर का परिमाण। समझ में आ गया कि द्विक कोज्या कैसे निकालना है, द्विक अनुपात कैसे निकालना है, एक सवाल देकर आपको क्लियर कर देते हैं। यहां से देखिएगा, भागिएगा नहीं, सुन लीजिए, भागिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, एकदम आज फॉर्म में है, समझ लीजिए, पूरा का पूरा 3D ठीक से देख लीजिए, ठीक ना, सारा माथा का टेंशन खत्म हो जाने वाला है। रुक जाइए, पूरे अंत तक देखिएगा, बीच में भाग जाइएगा तो कुछ नहीं सीखेगा, तो फिर बाद में गरियाइएगा हमको, ठीक है, हाँ, उससे अच्छा है कि रुक जाइए अभी, ठीक है। मान लीजिए कि A का नियामक है 2 3 4 और B का नियामक है यहां पर 3 4 5। सुनिए, आपको कह दे कि AB वेक्टर का मान निकालना है, आपको AB वेक्टर का मान निकालना है। सुनिए, B बाद में है, A पहले है, तब बाद वाला में से पहला वाला को घटा घटा के लिखिएगा। B में से A घटाइए, 3 में से 2 घट गया 1, I कैप, वेक्टर लगा हुआ है I कैप, प्लस 4 में से 3 घट गया तो 1 J कैप, 5 में से 4 घट गया तो कितना हो जाएगा 1 K कैप,
एक नहीं लिखिए, ठीक है। तो ए बी वेक्टर का मान निकल गया। यदि आपसे पूछे कि बी ए वेक्टर का मान क्या होगा, बी ए वेक्टर का मान क्या होगा, तो अब आपको ए में से बी घटाना पड़ेगा, ए में से बी घटाना पड़ेगा। हमेशा दूसरा वाला में से पहला वाला घटाइएगा, दूसरा वाला में से पहला वाला घटाइएगा। 2 में से 3 घट गया तो माइनस आई कैप, 3 में से 4 घट गया माइनस जे कैप, 4 में से 5 घट गया माइनस के कैप। क्लियर हो गया, ए बी वेक्टर का मान निकल गया। यदि आपसे कहे ए बी का द्विक अनुपात, ए बी का द्विक अनुपात क्या होगा, ए बी का द्विक अनुपात क्या होगा, तो देखिए घटा घटा कर ए बी का पूछ रहा है ना, देखिएगा। तो बी में से 1 घटाइए, 3 में से 2 घट गया 1, 4 में से 3 घट गया 1, 5 में से 4 घट गया 1। या ए बी आप निकाले हुए हैं तो x के आगे जो आपका कांस्टेंट है, y के आगे जो आपका कांस्टेंट है, और सॉरी j के आगे जो आपका कांस्टेंट है और k के आगे जो कांस्टेंट है, यह कहलाएगा इसका द्विक अनुपात। क्या कहलाएगा इसका द्विक अनुपात। यदि आपसे पूछे कि BA का द्विक अनुपात क्या होगा, BA का द्विक अनुपात क्या होगा, देखिएगा इधर कहां भागने के बारे में सोच रहे हैं, पगला गया है। देखो इधर कहां जा रहा है, BA का द्विक अनुपात क्या होगा, तो देखिए या तो आप A में से B को घटा घटा के लिखिए, और नहीं तो BA का मान निकला हुआ है, उसके आगे जो कांस्टेंट है वही सब द्विक अनुपात कहलाएगा। तो -1 -1 निकल गया BA का द्विक अनुपात। यदि आपसे कहे कि AB का द्विक कोज्या निकालना है, AB का द्विक कोज्या निकालना है, सुनो AB का द्विक कोज्या निकालना है, तो देखिएगा यहां पर द्विक अनुपात ऊपर में लिखेंगे, अब बट्टा में सबका परिमाण तो निकालना क्या है, रूट अंडर 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर, तो रूट अंडर 3 ये हो जाएगा √3, 1/√3 1/√3। देख लीजिए AB का द्विक कोज्या निकल गया। यदि आपसे पूछे कि BA का द्विक कोज्या क्या होगा, BA का द्विक कोज्या क्या होगा, देखिएगा BA का द्विक कोज्या क्या होगा, एकदम ध्यान से देखिए। BA का द्विक कोज्या क्या है, BA -1 ना, तो -1 बटा में यदि इसका स्क्वायर करके वर्ग करेंगे तो फिर 3 के बराबर होगा ना, √3 -1 बटा में √3 -1 बटा में √3। क्लियर हो गया, सभी लोग का क्लियर हो गया। द्विक अनुपात द्विक कोज्या में किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सवाल कितना भी घुमाकर पूछेगा, यदि सवाल सदिशे के रूप में दे दिया, मान लीजिए ए वेक्टर का मान यदि आपको दे दिया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और आपसे पूछ देगा कि इसका द्विक कोज्या क्या है, तो आपको क्या करना है, क्या करें हैं, अभी इसको लिखना है, इसको लिखना है, इसको ऊपर में, और सबके बटा में इसका परिमाप यानी ए वेक्टर का परिमाण पहले निकाल लीजिए आप। रूट अंडर 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 9 9 18, 18 6 24 10 34, रूट अंडर 34। अब आपको क्या करना है, देखिए 3 के बटा में द्विक कोज्या के लिए वेक्टर ए का द्विक कोज्या क्या करेंगे, 3 बटा में रूट अंडर 34, 4 बटा में रूट अंडर 34 और फिर 3 बटा में रूट अंडर 34। क्लियर हो गया, द्विक कोज्या क्लियर हो गया। सदिश के रूप में रहेगा तो उसके आई के कांस्टेंट, जे के कांस्टेंट और के कांस्टेंट का पहले परिमाण, इसका परिमाण पहले, उसके बाद सबके बट्टा में परिमाण को डाल दीजिए तो द्विक कोज्या निकल जाएगा। अब आप बताइए कि कहीं भी द्विक कोज्या में कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, 50 ग्राम 25 ग्राम 1 ग्राम भी। लाइन कट जाने की वजह से बाकी का काम जो है आप लोग का ये वाइट बोर्ड पर देने का प्रयास कर रहे हैं, जो स्मार्ट बोर्ड टाइप का है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक रेखा का द्विक अनुपात ABC है, तो द्विक कोसाइन क्या होगा, वही जो हम आप लोगों को बता दिए हैं पीछे। यहाँ पर L है, इसको आप कॉस थीटा कॉस अल्फा कह सकते हैं, ये जो आपका M है इसको आप कॉस बीटा कह सकते हैं, और ये जो आपका N है इसको आप कॉस गामा कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जानकारी हम आप लोग को दे रही है, इस पर सवाल भी आप लोग देख चुके हैं, ठीक है।
तो आइए इसका अगला फार्मूला क्या है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। देखिए ये भी आप लोग को बता दिए हैं कि दो बिंदु P x1 y1 z1 और Q का जो नियामक है x2 y2 z2 को जोड़ने वाली रेखाखंड PQ का द्विक कोसाइन कैसे निकालना है ये भी आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर इसकी जानकारी पहले से आपको है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सॉरी, अगला कॉन्सेप्ट देखिए, हाँ यहाँ से शुरू करते हैं और वो सारे कॉन्सेप्ट और उस पर कुछ क्वेश्चन हम आपको बता देंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे फार्मूला, जितने भी फार्मूला आपके एनसीईआरटी बुक में है या जितने भी कॉन्सेप्ट है वो टोटल कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लेकर आए हैं और सभी पर हम आपको क्वेश्चन नहीं बताएंगे, क्वेश्चन उसी पर बताएंगे जहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। देखिए कहता है किसी बिंदु ए से जाने वाली तथा सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। देखिएगा कोई बिंदु ए से जाएगा और किसी रेखा के समांतर होगा। देखिए तो जो समांतर की बात करेगा, आपको समांतर की बात करेगा तो बिंदु ए से जा रहा है तो बिंदु ए का मान आपको देगा, ठीक है। और बी जो है आपका वह बी के समांतर, कहता है ना कि बिंदु ए से जाने वाली तथा किसी सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। तो यहां पर ए जो है आपका ये बिंदु कहलाएगा, ये बिंदु से होकर जाने वाली होगी और यहां पर बी जो होगा ये आपका समांतर होगा, इसके समांतर होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां आर वेक्टर जो है आपका, ये आर वेक्टर स्थिति सदिश होता है, ठीक है। तो इसको यहां पर आप लिख सकते हैं आर वेक्टर, जैसे मान लीजिए कि आपका ये दिया गया है एक क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, सॉरी पूरा मिट गया ही, तो एक मिनट इसको फिर से क्वेश्चन को लाते हैं, शायद यही है, हाँ देख लीजिए। मान लीजिए कि यहां ए वेक्टर बराबर कुछ दिया गया है आपका, ठीक है। बिंदु यहां पर है, बिंदु यहां पर 3 4 5 और जिसके समांतर है उसको बी वेक्टर मानेंगे। तो मान लीजिए कि इसके समांतर है तो इसको मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। और तब आपको कहेगा कि इसका समीकरण आपको निकालना है, ठीक है। तो समीकरण निकालने के लिए आपको क्या करना है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर। देखिए ए वेक्टर क्या, तो इसमें आपको आई जे के लगाना पड़ेगा तब जाके ये ए वेक्टर बनेगा। अभी बिंदु ए है, इसमें आप आई जे के लगाइएगा तो ए वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और इसके बाद प्लस लेमडा, बी वेक्टर का मान डाल दीजिए, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। और इसके बाद इसका एक आता है कार्टेजन फॉर्म यानी कार्तीय रूप, ठीक है, जो अगला आने वाला है। देखिएगा आप इस तरीके से ये आपका समीकरण बन चुका है, ठीक है। आप इसको, इसमें ए वाला को आप ऐसे ए मान सकते हैं, दूसरे को बी मान सकते हैं। यहाँ पर बिंदु दिया हुआ रहेगा तो इसमें आप आई जे के लगा लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद मान रख दीजिएगा तो ये समीकरण आपका बन जाएगा। दूसरा देखिएगा, कहता है बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 z1 और रेखा की द्विक अनुपात ABC है। कोई बिंदु आपका है ए का, मान लीजिए 3 4 5 और इसका एक द्विक रेखा की द्विक अनुपात दिया गया है आपका कुछ भी 4 5 6 कुछ भी ऐसा, ये द्विक अनुपात दिया गया है। तो रेखा का जो है रेखा का सदिश समीकरण आपको कह रहा है कि उसका सदिश समीकरण क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सदिश समीकरण लिखा हुआ है, यहाँ देखिएगा ये आपका है आर कैप आर वेक्टर बराबर क्या, x1 i कैप। तो ये जो बिंदु है आपका इसमें केवल आई जे के लगा देना है बिंदु वाला में, जैसे कि अभी पीछे भी देखे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और प्लस लेमडा। देखिएगा यहाँ पर ये जो आपका बिंदु है ये द्विक अनुपात रहेगा या फिर इसके समांतर होगा, दोनों एक ही चीज है, या तो द्विक अनुपात कहेगा या समांतर कहेगा। आप देखिएगा कि अभी जो हम समीकरण बना रहे हैं सो और इससे पीछे जो समीकरण बनाए सो दोनों एक ही है, तो दोनों एक ही आपको मानना है। तो 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। तो इस तरीके से आपका समीकरण बन गया जहां पर r का मान जो है x i कैप y j कैप और z k कैप के बराबर, यही आपका जो है मान निकाल के देता है, इसी से समीकरण बनता है। ये जो r यहाँ पर छोड़े हैं इसका मान जो होगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसकी जरूरत होती है जब आप कार्तीय समीकरण निकालते हैं, ठीक है। जब आप इसका कार्तीय समीकरण निकालेंगे तो इसकी जरूरत होगी। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं इसका। देखिए उसी का ये कार्तीय फॉर्म है
जैसे मान लीजिए कि अभी बिंदु वहां पर माने थे, एक बार पीछे जाकर बिंदु 3 4 5 और यहाँ पर द्विक अनुपात है आपका 4 5 6। देखिएगा बिंदु आपका था कितना, 1 मिनट, बिंदु है आपका 3 4 5 और यहाँ पर द्विक अनुपात है 4 5 6। तो देखिए जो x1 है वो आपका 3, बिंदु को x1 y1 है वो आपका 4 और z1 है वो आपका कितना हो गया 5। और उसके बाद जो द्विक अनुपात है वो a बराबर आपका कितना था 4, b बराबर आपका है 5, b बराबर माने है उधर देख लीजिएगा, b बराबर 5 और c बराबर है 6। तो जब इस तरीके का समीकरण आपको निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए x माइनस x1, तो x1 की जगह पर 3, अब बट्टा में a का मान कितना है तो 4 बराबर y माइनस y1, तो y माइनस y1 की जगह पर 4 और बट्टा में क्या लिखेंगे 5। इसके बाद z माइनस z1 की जगह पर कितना है 5, z1 की जगह पर है आपका 5 तो यहाँ लिखेंगे 5 और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका c का मान 6 और इसके बराबर में लैम्डा, यानी सबका अनुपात क्या होगा समान होगा। ठीक है, आपको फिर से याद दिला दे कि ये जो कार्तीय समीकरण निकालेंगे इसमें x माइनस बिंदु का मान, ठीक है, y माइनस बिंदु का मान, z माइनस बिंदु का मान और बट्टा में इसका ये द्विक अनुपात, ये जो आपका लिखा हुआ ये क्या है द्विक अनुपात, या फिर इसको कह सकते हैं इसके समांतर। ठीक है, जिसमें समांतर लगा हुआ रहेगा उसको बट्टा में लिखना है और जिसमें बिंदु लगा हुआ रहेगा उसको घटा घटा के लिख देना है, तो इससे आपका कार्तीय समीकरण बन जाएगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि दो बिंदु x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, यानी दो बिंदु आपका दिया गया है तो दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। ठीक है, दो बिंदु आपका दिया गया है तो दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, जैसा कि बिंदु आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बिंदु आपको दिख रहा है, देखिएगा इसमें हम दर्शा भी देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका समीकरण जो है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जहां पर ए वेक्टर जो है बिंदु पी का स्थिति सदिश होगा और बी वेक्टर जो है बिंदु क्यू का स्थिति सदिश होगा। ठीक है, तो यदि ए वेक्टर बराबर हम लिखे तो क्या होगा x1 आई कैप, या यहां पर मान ही रख देते हैं, यहां पर मान ही रख देते हैं, मान लीजिए यहां पर मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और बी वेक्टर का मान 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा, देखिए तो ये जो आपका मान निकल के आया, ये जो मान हमने माना अभी ए वेक्टर है और ये क्या है बी वेक्टर है, इसको कह सकते हैं आप बिंदु पी का स्थिति सदिश है, ये पी का स्थिति सदिश है। ठीक है, ये पी का स्थिति सदिश है और ये क्यू का स्थिति सदिश है, क्यू का स्थिति सदिश है। क्लियर हो गया, माने जो बिंदु पी वहां पर लिखा हुआ है उसमें आई जे के लगा देंगे तो उसका स्थिति सदिश बन जाएगा, और जो क्यू लिखा हुआ है उसमें आई जे के लगा देंगे तो उसका स्थिति सदिश बन जाएगा। तो अब आपका समीकरण जो कहता है आर वेक्टर बराबर, देख लीजिएगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। चलिए मान रख दीजिए फटाफट से, ए वेक्टर का मान क्या है, देखिए ए वेक्टर का मान आपका है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी बी में से ए को घटाना है तो 5 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा 3 आई कैप, 6 में से 3 घट गया तो कितना हो जाएगा आपका प्लस 3 जे कैप। ठीक है, 6 में से 3 घट गया तो हो जाएगा आपका प्लस 3 जे कैप, और इसके बाद 7 में से 4 घट गया तो फिर प्लस 3 के कैप। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आर वेक्टर बराबर निकल गया, और ये क्या निकल के आया देख लीजिएगा, तो ये जो आपका निकला है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, एक एक करके कॉन्सेप्ट देखते जाइए, वक्त कम है इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक ना, तो इसको आप याद कर लीजिएगा आसानी से कि हमने क्या बताया है, ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण है। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसी का यदि कार्तीय समीकरण आप देखेंगे, अभी जो देखे थे उसका यदि कार्तीय समीकरण देखेंगे तो क्या होगा, देखिए बड़ी सिंपल है। पहले तो यहां से हम बिंदु का मान देख लेते हैं, यदि इसका बिंदु का मान देखा जाए तो क्या होगा, देखिए 2 3 4 पी का बिंदु हो जाएगा, और यदि क्यू का देखा जाए तो 5 6 7। ठीक है, तो यहां पर हम आपको दिखाते हैं मानकर, मान लीजिए कि यहां पर पी है आपका 2 3 4 ऐसे ही था, और क्यू है आपका 5 6 7 बिंदु है।
तो ये जो आपका P का है इसको बोलेंगे पहला वाला को x1, ये y1 और z1, ये x2, y2 और z2। तो आपका कार्तीय समीकरण क्या कहता है, x माइनस x1 बटा में x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा में y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटा में z2 माइनस z1। क्लियर है, देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 की जगह पर 2 है, अब बटा में x2 माइनस x1 यानी 5 में से 2 घट गया तो 3 बराबर y माइनस y1 तो हो जाएगा आपका y माइनस y1 की जगह पर 3 है, अब बटा में y2 माइनस y1 यानी 6 में से 3 घट गया तो 3 बराबर z माइनस z1 यानी z माइनस 4, अब बटा में 7 में से 4 घट गया तो कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से जो है आपका बन जाएगा क्या, रेखा का कार्तीय समीकरण, यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाली P और Q को मिलाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण। ठीक है, कितना आसान है देख लीजिए, सवाल यहां से पूछा जाता है 2 अंक का ज्यादा से ज्यादा, यही सबसे। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ जाते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है। कहता है दो रेखाओं के मध्य कोण, यानी दो रेखा के बीच का कोण यदि आपको निकालना हो, ठीक है, मान लीजिए कि एक रेखा आपका है ए बी वेक्टर, ए बी एक रेखा है, देखिएगा मान लीजिए कि ए बी वेक्टर बराबर आपका है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और पी क्यू वेक्टर बराबर आपका है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और आपको यह कह रहा है कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालना है आपको। तो देख लीजिए कोण निकालने के लिए फार्मूला ऊपर आपको दिख रहा है, क्या है फार्मूला, कॉस थीटा बराबर, देखिएगा इसमें आपको पहला वाला को a1 b1 c1 और दूसरा वाला को a2 b2 c2 मानना है। क्लियर है, देखिए तो ये आपका हो जाएगा पहला वाला जो ऊपर आपको दिख रहा है a1 b1 c1 यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बट्टा में रूट अंडर a1 के स्क्वायर प्लस b1 के स्क्वायर प्लस c1 के स्क्वायर, इसके बाद रूट अंडर वही चीज फिर लिखना है a2 के स्क्वायर प्लस b2 के स्क्वायर प्लस c2 के स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिएगा तो यहाँ पर मान रख देते हैं, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो a1 b1 c1, देखिए यहाँ पर ये पहला आपका यहाँ एक है a1, ये आपका b1, ये c1, ये हो जाएगा a2 b2 और c2। तो फटाफट मान रख दीजिए यहाँ पर, देखिए एक 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 a1 की जगह पर आपको रखना है, a1 की जगह पर आपका हो जाएगा 1 और b1 की जगह पर 2 प्लस b1 की जगह पर 1 और b2 की जगह पर 3, उसके बाद प्लस 1 4 और बटा में क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा रूट अंडर 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर, यानी a1 में 1 है तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, देखिएगा यहाँ पर 1 के स्क्वायर, और इसके बाद हो जाएगा आपका रूट अंडर, दूसरा है आपका 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे 3 प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे 4 और बटा में हो जाएगा आपका रूट अंडर कितना, 1 के स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी 1 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 ना है, तो ये हो जाएगा आपका 3 के बराबर, और ये हो जाएगा रूट अंडर 2 के स्क्वायर 4 प्लस 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25 4 29, यानी इसका हो जाएगा आपका 3 आ 2 5 4 9, अब बट्टा में रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 29। ठीक है, तो ये कॉस थीटा का मान निकल गया आपका, कॉस थीटा बराबर, यदि थीटा का मान देखा जाए तो ये आपका थीटा के साथ साथ क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 9 बट्टा में रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 29। ठीक है, समझ में आ गया, तो इस तरीके से कॉस थीटा का मान निकल गया आपका। तो अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ जाते हैं, फिर से एक बार हम आपको दिखाते हैं, देखिए क्या था ये, देख लीजिए दो रेखाओं के बीच कोण, ठीक ना, यदि कॉस थीटा से निकालना है तो ये लिखना होगा, यदि साइन थीटा से निकालना है तो 1 माइनस कर देना है, क्योंकि आपको मालूम है कि कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वही फॉर्मूला नीचे लगा दिया गया है, इसे विशेष कुछ करना है नहीं आपको, कॉस थीटा का ही प्रयोग करना है, साइन थीटा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। देखिए कहता है दो रेखाओं के मध्य कोण यदि उनके समीकरण दिए गए हैं, यदि मान लीजिए कि एक समीकरण आपको दे दिया जाए, जैसा कि यहां पर दिख रहा है,
यदि आपको ऐसा समीकरण दे दिया जाए और कहे कि दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है, समीकरण आपको दिख रहा है, तो समीकरण जब दे दिया हुआ रहेगा तो दोनों के बीच का कोण आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देख लीजिए, यहां पर जो आपको दिख रहा है ये देखिए, आर वेक्टर बराबर a1 प्लस b1 लेमडा के साथ b1, और यहां आर वेक्टर बराबर a2 प्लस लेमडा के साथ b2। तो आपको उस समय क्या करना है कि कॉस थीटा बराबर जो यहां दिख रहा है आपको b1 डॉट b2, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बट्टा में b1 वेक्टर का मापांक और b2 वेक्टर का मापांक दिख रहा है। आपको पहला वाला से कोई मतलब नहीं होगा उस समय आपको क्या करना है कि लेमडा के साथ जो आपको दिख रहा है, दोनों में लेमडा के साथ जो आपको दिख रहा है उसका पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है, और फिर दोनों का मापांक निकाल के बट्टा में लिख देना है, तो कॉस थीटा का मान निकल जाएगा। है ना, बिल्कुल आसान। फिर से देख लीजिए, दो समीकरण आपको ऐसे दिया हुआ रहेगा, तो आपको क्या करना है कि इधर वाला सबको छोड़ देना है और लेमडा के साथ वाला यानी जो b1 का मान होगा उसको, और इधर से दूसरा में जो b2 का मान होगा उसको, ठीक है, दोनों का एक बार डॉट प्रोडक्ट ऊपर में, और इसके बाद क्या करना है कि दोनों का मापांक निकाल के बट्टा में लिख देना है, कॉस थीटा का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है दो विषमतलीय रेखा के बीच की दूरी, उसमें आपको दिया हुआ रहेगा a1, ये d यानी डिस्टेंस होता है, यहां पर आपको दिया हुआ रहेगा दो विषमतलीय रेखा के लिए एक a1 एक a2 एक b1 एक b2। तो आपको पहले क्या करना है कि b1 और b2 को जो है, ध्यान दीजिएगा, b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है, उसके बाद a2 में से a1 घटा लेना है। ठीक है, सॉरी, a2 में से a1 घटा लेना है, देखिएगा यही था शायद, यही कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे थे अभी। देखिए क्या करना है आपको कि ये डिस्टेंस निकालने के लिए जो आपका मान दिया हुआ रहेगा उसमें a1 b1 a2 b2 रहेगा, तो आपको b1 और b2 को गुना कर लेना है क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में, और इस क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट के रूप में, ऐसे b1 क्रॉस b2 जो मान उसमें दिया हुआ रहेगा यहां पर लिखना है आपको, और उसका डिटर्मिनेंट के रूप में मान निकाल लेना है। मान निकालने के बाद उसका जो है फिर a2 को a1 में से घटा के और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और बटा में क्या करना है कि जो आप मान निकाले हैं यहाँ से जो मान निकालिएगा सदिश, उसका आपको मापांक निकाल देना, यानी रूट अंडर करके उसका मापांक निकाल देना, बटा में लिख दीजिएगा, तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा आसानी से। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। उसी का यदि आप कार्तीय रूप में दो विषमतलीय रेखा के बीच की दूरी देखना चाहते हैं कार्तीय रूप में, तो बिल्कुल देखिए वही चीज है जो हम आपको बता रहे थे अभी, कि ऊपर में जो है देखिए ये उसका क्रॉस प्रोडक्ट है a और a, b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट है, और बट्टा में उसका मापांक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं इसको। अगला देखिए कहता है दो समांतर रेखा की बीच की दूरी, यदि दो समांतर रेखा आपको दे दिया जाए तो उसके बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करना है, देख लीजिए यहां पर सिंपल है। b1 पहले आपको क्या करना है कि a2 में से a1 को घटा लेना है, a2 में से a1 को घटा लेना है, और जो आएगा उसका b के साथ जो है क्रॉस निकाल देना है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के और आप ऊपर लिखिएगा, और बटा में क्या लिखना है तो b का जो आपका आएगा परिमाण, वो b का परिमाण बटा में लिख दीजिएगा, तो दो समांतर रेखा के बीच की दूरी आसानी से निकल जाएगा। चलिए कहता है अभिलंब रूप में समतल का समीकरण, देख लीजिए अभिलंब रूप में यदि समतल का समीकरण निकालने के लिए कहेगा तो यहाँ r वही x i y j और z के ये वाला हो गया, n का मान आपको ये दिया हुआ रहेगा, तो यह आपका आसानी से, और d का डिस्टेंस भी उसका दिया हुआ रहेगा, ये डिस्टेंस भी दिया हुआ रहेगा, मान रख दीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। देखिए अभिलंब रूप में समतल का कार्तीय समीकरण यदि आपको निकालना है तो यहाँ पर lx प्लस my प्लस nz, इसकी चर्चा हम कितने वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। चलिए कहता है एक सदिश के अनुलंब तथा बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, बिल्कुल देखिए सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। यहां पर r है, r वेक्टर जो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये इसका मान आपको दिया हुआ रहेगा और इसका मान दिया हुआ रहेगा। आपको पहले दोनों को घटा लेना है, और यहां पर जो है n का मान, n वेक्टर का मान आपको दे देना है। ठीक है, आसानी से बन जाएगा। चलिए अगले समीकरण, इसी का कार्तीय समीकरण यहां पर लिखा हुआ है, ये विशेष कुछ है नहीं, कार्तीय समीकरण ही उसी का है। चलिए अगला कहता है तीन असंरेख बिंदु से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण। जब तीन असंरेख बिंदु a b c, तीन असंरेख बिंदु आपका दिया गया है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले असंरेख यदि बिंदु रहेगा
तो बिंदु से आपको सबसे पहले आई जे के लगाकर उसको सदिश के रूप में बदल लेना है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के रूप में। और इसके बाद देख लीजिए क्या क्या करना है आपको। आर, तो आप समझ रहे हैं आर क्या है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, इसके बारे में आपको जानकारी है। ए वेक्टर का मान दिया हुआ रहेगा, बी का मान दिया हुआ रहेगा, सी का मान दिया हुआ रहेगा। तो पहले आपको इसमें से घटा लेना है आर में से ए को, उसके बाद इसके साथ यहाँ डॉट है, बी माइनस ए लिखना है और सी माइनस ए लिखना है, जो आएगा उसका क्रॉस निकाल देना है। देखिए उसका क्रॉस निकाल देना है, बस बराबर 0 लिख दीजिएगा। तो ये आपका जो है 3 असंरेख बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण बन जाएगा। सभी पर एक एक सवाल आप लोग कर लीजिएगा, सभी पर एक एक सवाल कर लीजिएगा। यहाँ पर उतना अति नहीं है, मतलब जगह नहीं है इसमें कि हम आपको बता दें सभी पर सवाल, ठीक है। तो एक एक सवाल सभी कॉन्सेप्ट पर आप लोग कर लीजिएगा, क्वेश्चन खोज खोज कर, ठीक है। चलिए अगला कहता है कि 3 असंरेख बिंदु से होकर जाने वाले समतल का कार्तीय समीकरण वही है जो आपने बिंदु का मान, यदि बिंदु ए आपका रहेगा x1 y1 z1 और आपका बिंदु बी रहेगा x2 y2 z2 और सी रहेगा x3 y3 z3, तो यही आप देख सकते हैं कि उसका कार्तीय समीकरण यहाँ है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। बस यहाँ पर बारी बारी से बिंदु का मान रख देना है केवल। कहता है समतल रेखा का अंतःखंड रूप, यदि आप मान लीजिए कि इस पर सवाल आपसे पूछा जाता है, ऐसे करके आपका रहता है x y z, यदि यहाँ पर मान लीजिए कि a अंतःखंड काटता है, यहाँ से b काटता है और यहाँ से c काटता है, ठीक है। तो उसके लिए ये आपका समीकरण है x बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी बराबर 1। ए के जगह पर मान लीजिए कि 5 है, बी के जगह पर 6 है और सी के जगह पर 7 है, तो क्या हो जाएगा x बाई 5 प्लस y बाई 6 प्लस जेड बाई 7 बराबर कितना 1। सबका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, सबका एलसीएम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 6 × 5 = 30 × 210 ना, तो ये हो जाएगा आपका 42, ठीक है। 42x प्लस ये हो जाएगा 35y और प्लस ये हो जाएगा आपका 30z, ठीक है। और ये आपका बराबर में जो 1 है ये उधर चला जाएगा तो 210 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आपका समीकरण बन जाएगा, देखिएगा 42x प्लस 35y प्लस 30z बराबर हो जाएगा 210। तो आसानी से बना सकते हैं ऐसे समीकरण, आप देख लीजिए। समतल रेखा का अंतःखंड रूप है ये, फिर से इसको समझ लीजिए, a बराबर b बराबर c बराबर आपको दिया रहेगा, मान रख देना है, आसानी से मान बन जाएगा। अगला देखिए क्या है, कहता है 2 समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। यहां पर भी आपको बिल्कुल आसान है, देखिए यहां पर मान दिया हुआ रहेगा आपका क्या, d1 d2, यानी 2 डिस्टेंस आपको दिया हुआ रहेगा, d1 और d2, इधर आपको n1 और n2 दिया हुआ रहेगा, बस आसानी से मान रख देना है, आसानी से बन जाएगा। ऐसे इस पर सवाल ज़्यादा पूछता नहीं है, ठीक है। चलिए कहता है 2 समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का कार्तीय समीकरण, ये उसी का कार्तीय समीकरण है, ठीक ना, जो आपको दिख रहा होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। 2 समतलों के बीच का कोण, हाँ यदि 2 समतल आपको दिया हुआ है n1 n2, तो उसके बीच का कोण निकालने के लिए जैसे हम लोग cos थीटा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। n1 डॉट n2 बटा में n1 का मापांक और n2 का मापांक जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला कहता है इसका कार्तीय समीकरण रूप यदि देखा जाए तो वही होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, जैसे आप लोग ने देखा अभी पीछे। चलिए कहता है एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, यहाँ देख लीजिए, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, यहाँ देखिएगा जिसमें b, ये फिर भी cos थीटा का ही प्रयोग करना है और उसी तरह प्रयोग करना है। यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, देखिए ये जो b है ये आपका रेखा है, ये रेखा है, ठीक है, और ये जो n है ये आपका समतल है। तो कैसे करना है, b डॉट n अब बट्टा में उसी का मापांक दोनों का, बड़ी सिंपल है, ठीक ना। देखिएगा तो इस तरीके से आपका टोटल जो 3D का कॉन्सेप्ट था ये आज हुआ खत्म, ठीक है। टोटल कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि जितना भी कॉन्सेप्ट आप लोग को बताए हैं, बस इस पर एक एक सवाल खोज कर अपने बुक में से, थोड़ा सा मेहनत तो करना बनता है भाई, थोड़ा सा मेहनत आप लोग कर लीजिएगा कि अपने बुक में से टोटल सवाल को खोज कर और एक बार बना लीजिएगा, ताकि आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है साथियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, रात में आप लोग के लेकर आएंगे टोटल फार्मूला, ठीक ना। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।